गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर 2 का आज बेस टॉपिक स्टार्ट होगा। एसिड्स टॉपिक के बारे में हमने बातचीत कर ली थी, यानी एसिड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो ओवरऑल बातचीत होगी वो होगी लेक्चर 5 के बारे में, और लेक्चर 5 है हमारा कौन सा, बेस। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेस क्या है, बेस को क्लासिफाई कैसे करेंगे और बेस का यूज क्या है। यानी कि जिस एसिड बेस की कहानी हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि बेस हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कहां पर काम में आ रहा है, बेस का एक्चुअल यूज क्या है हमारे डेली टू डेली लाइफ में। इसी के बारे में आज की क्लास में हम आपसे करने वाले हैं कुछ जरूरी बात। तो आइए देखते हैं व्हाट इज बेस। अब एकदम बिल्कुल छोटा सा सवाल पहले पहले आ गया कि बेस क्या होता है। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट की बात करें कि व्हाट इज बेस, बेस होता क्या है, तो ये समझना होगा कि बेस ये क्या, जैसे एसिड की बात होती थी तो एसिड स्वाद में खट्टा होता था, है ना, एसिड से जल जाते थे, है ना। एसिड के बारे में जब भी ख्याल आता था इस तरह के कुछ टर्म्स हमारे दिमाग में आते थे। सेम टू सेम वैसे ही बेस के बारे में भी जब ख्याल आता है तो कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आती। अब हम बात आपसे करने वाले हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमें परेशान कर देती हैं जब हम बेस के कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। तो बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है। यही बेस के अंतर्गत हमें आपसे आज की क्लास में बात करना है। तो जरा समझिएगा बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले ये जानते हैं, यानी कि दो तरह से हम बेस को समझ सकते हैं, एक तो फिजिकली, एक केमिकली। यानी कि आप देखने से कैसे पता करेंगे, यानी कि आप किसी केमिकल को देखकर क्या बेस बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। कहें कि अगर आप किसी केमिकल को चख करके क्या बेस बता सकते हैं? कहें हाँ। कहें क्या किसी केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर बेस का नेचर बता सकते हैं? कहें हाँ। क्या इंडिकेटर के टेस्ट के बेसिस पर बता सकते हैं, यानी इंडिकेटर डालेंगे तो वो इंडिकेट करेगा, उसके इंडिकेशन के बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि ये बेस है या नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन है। इस तरह के तमाम सवालों के साथ हम लोग इस बेस के कॉन्सेप्ट पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेस में और क्या हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट ये हमारा टॉपिक है, अब इसी पर हमें बातचीत करनी है। आज की ये क्लास हमारी होगी बेस के ऊपर। तो जरा देखते हैं बेस में हम क्या पढ़ें, यानी टॉपिक है बेसिस। अगर हम बेस का ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक बात को जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात जो हमें आपके साथ करनी है वो ये करनी है कि बेस को हम पता कैसे करें कि ये बेस है। कहते हैं उसका एक तरीका है। पहली चीज तो आप ये जानिए कि अगर कोई भी बेस होगा तो अगर हम स्वाद ले, क्या बेस को खाया जा सकता है? हाँ खाया जा सकता है। क्या बेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको खाने से नुकसान हो सकता है? हाँ नुकसान हो सकता है। क्या बेस को खाने से फायदा भी होता है? हाँ फायदा भी होता है। यानी बेस को खाने से फायदा भी हो सकता है, बेस को खाने से नुकसान भी हो सकता है। यानी बेस के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों नेचर है। तो आइए दोनों पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहली बात पर हम बात करते हैं कि अगर हमें बेस दे दिया जाए और इंडिकेटर मिल जाए तो इंडिकेटर से तो हम इंडिकेशन के बेसिस पे पता कर लेंगे कि वो बेस है या नहीं। इंडिकेटर डालेंगे, रेड को डाला, अगर ब्लू हो गया तो हम जान जाएंगे ये बेस है, और अगर ब्लू नहीं हुआ तो हम नहीं जान पाएंगे ये बेस है। फेनोल्फथालीन डालेंगे, पिंक कलर हो गया तो इसका मतलब ये बेस है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे, अगर उसमें कलर चेंज आया तो हम कहेंगे बेस है। अच्छा, हम तो ये इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम उसके बेसिक बिहेवियर को जान लेंगे, ये हमें पता है। लेकिन कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर बात करें तो बेस क्या होता है, स्वाद में क्या होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब स्वाद में बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, स्वाद में ये कड़वे होते हैं। स्लिपरी इन नेचर, यानी ये फिसलते हैं। इनके पास एक और प्रॉपर्टी है, वो है स्लिपरी इन नेचर। यानी कि जनरल अगर हम एनालिसिस करें तो बेस की जनरल एनालिसिस ये है, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कोरोसिव इन नेचर। यानी कि जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा वह कैसा होता है, वो कोरोसिव नेचर का होता है। वीक बेस कोरोसिव नहीं होते। इस तरह की भी बात हम करते हैं। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, कैसे जज करेंगे? इस तरह की भी बात हम डिस्कस करेंगे आपसे। दो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने डिफाइन किया कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, यानी ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस किया कि स्लिपरी इन नेचर, सरकते हैं, फिसलते हैं, जैसे साबुन। ये क्या है, एक बेस ही तो है। चलिए अब हम इसके और आगे चलते हैं और इसके बारे में और भी डिस्कस आपके साथ करते हैं। जो हमें एक्चुअली बेस के बारे में पढ़ना है, क्या बेस
की डिफिनीशन हम यही लिखेंगे क्या? नहीं, हम बेस को बड़े प्यार से डिफाइन करते हैं, तो हम लिखते हैं दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have tendency to lose OH minus in its aqueous solution. Those chemical substances which have tendency to lose OH minus in its aqueous solution is known as base. यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर OH माइनस रिमूव करने की या लूज करने की टेंडेंसी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन को लूज कर सकता है, OH माइनस आयन को लूज कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं एनी केमिकल सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज OH माइनस आयन इज नोन एज बेस। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को लूज करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो हम बेस को एग्जाम्पल के तौर पर समझने के साथ साथ अगर ऐसे देखें तो हम कहते हैं जैसे NaOH है, अब ये एक्वस कंडीशन में है तो हम इसे तोड़ते हैं तो हम कहते हैं ये Na प्लस बनेगा और साथ में OH माइनस बनेगा। तो Na प्लस को हम सोडियम आयन कहते हैं, OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो एक सोडियम आयन हो गया और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसके एक्वस सॉल्यूशन में रखा, पानी में रख दिया, तो उसने हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज किया यानी लूज किया, तो इससे ये पता चला कि ये क्या है? ये बेसिक नेचर का है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस मीडियम में जब हम इसे रखेंगे तो इसमें भी यही कंडीशन बनेगी, Ca2 प्लस बनेगा और साथ में बेटा 2OH माइनस हो जाएगा। तो 2OH माइनस, इसमें भी OH माइनस हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी बेस हो गया। तो बेस की प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमने ये एक डिफाइन किया बेस को कि बेस होता क्या है। हमने कहा कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन लूज करने की टेंडेंसी पाई जाए, जो हाइड्रोक्साइड आयन को अपने एक्वस सॉल्यूशन में रिमूव कर दे, लूज कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो बेस की ये प्रॉपर्टी आपके सामने हमने समझा दी। अब हम बेस के साथ थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास दूसरा, ये तो बेस की कहानी हो गई कि बेस होता क्या। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। यानी कि हमने जब इसको पढ़ाया तो हम उस दौरान आपसे कहे ना कि बेस को हम क्लासिफाई भी करेंगे। तो हम अगर बेस को क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आया कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, यानी कि हाउ कैन बी क्लासिफाई ए बेसिक सब्सटेंस, यानी कि बेस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो पहला बेस की क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेस को हम कैसे क्लासिफाई करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो हम कहते हैं कि अगर हम बेस को उसके आयोनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, पहला तो हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, यानी कि हम किसी भी बेस को उसके आयोनाइजेशन के बेसिस पर जब क्लासिफाई करते हैं तो उसके दो पार्ट बनते हैं बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। यानी कि हमने ये कहा कि पहला आ गया स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा आ गया वीक बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये दो पार्ट बने। हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन हमने उसके आयोनाइजेशन के बेसिस पे किया। हम कहते हैं कि अगर जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें क्या होगा? कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा बेटा, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है तो वो क्या होगा? वह वीक बेस कहलाएगा। यानी पार्शियल आयोनाइजेशन होगा तो वीक बेस कहलाएगा, और अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। तो हमने बेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। हम कहते हैं कि अगर हम NaOH को ले लें तो NaOH के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है और यह Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट होता है, तो ये इरिवर्सिबल का सिंबल है। अगर इरिवर्सिबल का साइन आएगा तो इसका मतलब वो कंप्लीट आयोनाइजेशन को शो करता है, और ऐसी केस में इसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जबकि अगर हम दूसरी जगह पर NH4OH ले लें, NH4OH का मतलब सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। यानी ये टूटेगा तो किसमें? NH4 प्लस और OH माइनस में। तो ये क्या है? ये पार्शियल आयोनाइजेशन है। ये क्या है? ये कंप्लीट आयोनाइजेशन है। तो एक कंप्लीट आयोनाइजेशन की केस हो गई, एक पार्शियल आयोनाइजेशन की केस हो गई। तो ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं अगर रिवर्सिबल की कंडीशन बन रही है,
सॉरी कहीं अगर इरिवर्सिबल की कंडीशन बन रही है तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है और उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। और अगर कहीं पर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है और रिवर्सिबल की कंडीशन बन रही है तो उसे हम वीक बेस कहते हैं। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा था बेटा, सेम टू सेम हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ लिया। अब हम कहते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है। यानी अगर हम इसके पीएच रेंज की बात करें तो पीएच रेंज हमने कहा था 10.5 से लगा करके 14 तक की बात हम कर रहे थे यहाँ, और इसका पीएच रेंज क्या पढ़ाया था 7 से लगा करके 7 के ऊपर यानी कि 10.5 तक अप्रोक्सीमेटली हमने ये डिस्कस किया था। तो हम कहते हैं कि पीएच रेंज जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम ये कहते हैं कि पीएच इसकी ज़्यादा होगी, इसकी पीएच कम होगी, ये वीक बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वह कोरोसिव नेचर होते हैं, यानी कि अगर आपके हाथ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया जाए, छोटी छोटी पैलेट्स आती है उसकी, अगर वो टैबलेट फॉर्म में है उसको आपके हाथ पर रख दिया जाए फिर हटा लिया जाए तो यहाँ पर जलन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर, यानी जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते। वीक बेस को हम इंटेक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को इंटेक नहीं कर सकते। सोडियम हाइड्रोक्साइड खाओगे तो निपट जाओगे, लेकिन अगर हम वीक बेस यानी कि जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह से वीक है लेकिन इतना भी वीक नहीं है ना। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये भी बेस है, इसको अगर इंटेक करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मीठा सोडा खाते हैं ना, तो ये जो वीक बेसेज होते हैं वो कुछ हद तक इंटेक किए जा सकते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो में पाया जाता है, आपने सुना इसका सॉल्यूशन पीने से क्या हो जाता है, एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो कुछ ऐसे हैं जो हम इंटेक कर सकते हैं, लेकिन सभी वीक बेस को भी हम इंटेक नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन, यानी कि बेटा हम आपको समझा रहे थे कि बेस को हम उसके आयोनाइजेशन के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन हो गया, तो हम दूसरे क्लासिफिकेशन में जब चलेंगे तो सेकंड क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, अब इस पर बात कर लेते हैं। कहा गया कि अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूशन के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी बेस को हम डाइल्यूशन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बेस को डाइल्यूशन के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम कहते हैं कि जो बेस है ये भी दो प्रकार के होते हैं। वाटर की प्रेजेंस कितनी है इसके बेसिस पर हम एक को कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं और दूसरे को डाइल्यूट बेस कहते हैं। कंसंट्रेटेड बेस ये भी होता है और एक डाइल्यूट होता है। तो वैसे तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड होता है, लेकिन हम बेस में भी ये कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कह सकते हैं। कैसे? किसमें बेस को बनाते समय आपने वाटर का एडिशन कितना किया था। अगर आपने कहा कि कंसंट्रेटेड NaOH, तो कंसंट्रेटेड NaOH मतलब यह जो NaOH आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड NaOH हो गया। और अगर आपने वाटर का परसेंटेज ज्यादा कर दिया तो आपका वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट ऑफ H2O इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O बताया गया। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें तो एग्जाम्पल में जैसे आप कह सकते हो कंसंट्रेटेड NaOH और यहां आप कह सकते हो डाइल्यूट NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH का मतलब ये होगा कि जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा हो। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी बेटा तो वह क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड NaOH। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम हो जाए और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वह डाइल्यूट NaOH कहलाता है। यानी कि वाटर के एडिशन के बेसिस पर हम इसकी भी बातचीत कर पाते हैं। डाइल्यूशन करने का वही प्रोसेस है जो पहले आप पढ़े हो, पानी में बेस को मिलाएंगे, पानी में एसिड को मिलाएंगे, एसिड में पानी और बेस में पानी नहीं मिलाएंगे। पानी ले लेंगे एक्सेस में, उसमें हम क्या करते हैं किसी बेस को या एसिड को डालेंगे जिससे कि बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, हीट एनर्जी मैक्सिमम इवॉल्व ना हो, इसलिए हम इस प्रकार का काम करते हैं।
उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके और आगे चलते हैं और अगली बात आपसे डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की ये कहानी खत्म हो गई। अब हमारे पास अभी तक हमने दो बात डिस्कस कर ली आपसे। पहली बात हमने ये डिस्कस कर ली कि बेस क्या होता है, दूसरी बात हमने ये डिस्कस कर ली कि क्लासिफिकेशन ऑफ बेस क्या है, यानी कि बेस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया। अब तीसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि बेस का यूज क्या है, हमारे डेली टू डेली लाइफ में बेस को हम किस प्रकार से समझ पाते हैं और इसका यूज क्या है। यूज पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और है, वो छोटी सी बात ये है बेटा कि पहले यूज पढ़ा देता हूं फिर बताता हूं। यानी कि हमें पढ़ना था यूजेज ऑफ बेस, यानी बेस का यूज कहां होता है। आपने अभी तक क्या आप किसी बेस का यूज समझे? हम कहते हैं बेस का यूज, सबसे बड़ा यूज तो है कि इसको हम पहला यूज कहाँ कर सकते हैं, मेडिसिन पर्पज पे यूज कर सकते हैं। मेडिसिन में यूज होता है, यूज्ड एज मेडिसिन। कैसे? जैसे किसी को एसिडिटी बन जाती है, गैस बहुत बन गई, तो गैस बन गई तो उसे क्या करना चाहिए, मेडिसिन जो लेता है कोई भी व्यक्ति गैस को खत्म करने के लिए, वो क्या होता है, वो बेस ही तो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि अगर किसी ने एक टैबलेट गैस की दवा खाई तो वो क्या है, वह बेस ही है। आप क्या करते हो, इनो पानी में डाल करके पीते हो, वह क्या है, बेस है। आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपको पिलाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जो एसिड आपके पेट में है वह बेस के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन शो करता है। अच्छा, ये भी ठीक था, मेडिसिन के एक रूप में यूज होती है। साथ ही साथ आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम सुना होगा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं बेटा, जो पूड़ी बनाते समय आटे में डाल करके गूंथा जाता है जिससे पूड़ी मुलायम होती है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं केक जहां बनता है, रिफाइनरीज जितनी भी हैं, फैक्ट्रीज जितनी भी हैं, उन सभी जगहों पर बेस का यूज होता है। यानी कि केक्स जितने भी आप खा रहे हैं, ठीक है, और पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, इस तरह के जितने भी फूले पदार्थ आपको मिल रहे हैं वो सभी में क्या होता है, बेस का यूज है। और वह बेस कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक दूसरा एग्जांपल, खेत की मिट्टी अगर बहुत खराब हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसमें चूना डाल देते हैं खेत में। तो चूना डालते क्यों है, जिससे कि एसिड बेस का रिएक्शन हो और न्यूट्रल हो जाए। तो यहाँ पर भी बेस का एग्रीकल्चर में भी यूज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी बेस का यूज किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा बेस का यूज कहाँ है, आप जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स देखते हैं उसमें भी बेस का यूज है, यानी कॉस्मेटिक्स में भी बेस का यूज है, ठीक है। जो चूना होता है उसको मिला करके क्या होता है, जितने भी फेस पैक्स बनते हैं या फिर आपने मसाज, ढेर सारे ब्यूटी पार्लर्स की जो बातचीत होती है, वहाँ पर जो फेस को साफ करने के लिए जितना भी आइटम यूज करते हैं वो क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटी जब हमारे बॉडी के ऊपर जमा हो जाती हैं तो हम बेस से ही तो उसे साफ करते हैं। और उसको छोड़ दीजिए, कॉस्मेटिक्स में सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास, अगर हम सोप की बात करते हैं, साबुन, जो साबुन हम लगा रहे हैं, ये क्यों लगा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा यूज है। साबुन क्या होता है, बेसिक नेचर का है बेटा। कैसा है, बेसिक नेचर का। हम नहाते क्यों हैं, हमारे बॉडी पर इम्प्योरिटी, एसिडिक इम्प्योरिटी इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। जो पसीना निकल रहा है वो एसिड ही तो है, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो वो जमा हो जाता है शरीर पर। फिर जब हम साबुन लगाकर नहाते हैं तो हम फ्रेशनेस फील क्यों करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। सोप कैसा है, बेसिक नेचर का, दोनों रिएक्ट करता है तो हम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर जो एसिडिक इम्प्योरिटी होती है वो खत्म हो जाती है, इसीलिए नहाया जाता है। उसके बाद आपने जितने भी टूथ पेस्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, टूथपेस्ट के बारे में जो आपने पढ़ा समझा, ये भी कैसा होता है, ये भी बेसिक नेचर का होता है। यानी जो भी टूथपेस्ट आपने देखा वो कैसा नेचर है, उसका बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर होने की वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे माउथ में एसिडिक इम्प्योरिटी होती है, और जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें जो कोलगेट, टूथपेस्ट में कोई भी आप ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, हम फ्रेश फील करते हैं। वो भी किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। आप देख पा रहे हैं बेस का कितना यूज है। यानी कि हमारे डेली टू डेली लाइफ में बेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे देखो, मधुमक्खी काट लेती है, वो एसिड इंजेक्ट करती है हमारे बॉडी में,
कुछ नहीं करिए, मधुमक्खी काट ले, देखो कुछ लोग लोहा रगड़ते हैं, याद है, अगर किसी को मधुमक्खी काट ले तो मधुमक्खी काटने के बाद लोग लोहा रगड़ देते हैं। लोहा क्या है, वो बेस है, बेसिक ऑक्साइड उसके ऊपर पाई जाती है, एसिड बेस मिक्स होकर के न्यूट्रल हो जाता है, फूलता नहीं। बाल में लोग रगड़ देते हैं, छोड़िए उसको। आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि अगर कभी मधुमक्खी काट ले, आप उसमें बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको रगड़ दीजिए तो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन। इस तरह की तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। यहां से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में बेस का रोल क्या है। जितने भी आप कॉस्मेटिक आइटम्स देख रहे हैं, यानी आप देखते होंगे दुकान पर कभी भी जाते हैं, नाई की दुकान पे वो मसाज करता है ना, क्या करता है उसमें, कुछ नहीं बेटा, ये जो आपके माउथ के ऊपर, मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर ये जो मसाज होता है, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ व सिर्फ बेसिक सब्सटेंस का एडिशन कराता है और एसिड बेस का रिएक्शन होता है और न्यूट्रल हो जाता है, आपकी स्किन तभी ग्लो करने लगती है। बस इतना सा रीजन है और कोई दूसरा रीजन इसमें नहीं है। आपको समझ में ये बात आ जानी चाहिए। यहां तक तो हम यूज की बात किए, तमाम यूज हैं इस प्रकार से बेस के। अब एक छोटा सा सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्या एसिड बेस में बस यही इतनी ही बात है? नहीं। क्या अगर आप बार बार कह रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप बार बार कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेस, अगर सर सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है ये, तो कैसे है? इसमें तो OH नहीं दिख रहा है, इसमें तो H+ का रिमूवल दिख रहा है, लेकिन OH नहीं दिख रहा है, तो क्या यह बेस है? तो कहा गया हाँ ये भी बेस है। कहें कैसे बेस है? तो कहा गया कि ये तो समझना पड़ेगा। तो समझते हैं, आइए कि हम बेस के लिए और क्या बातचीत कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आता है, उसे हम बड़े प्यार से लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वैसे तो इसको मैं एक अलग लेक्चर में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इसको हम यहाँ पर इसलिए पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बेटा हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए पढ़ाना भी जरूरी हो गया। टोटल 3 कॉन्सेप्ट दिए गए थे, हमारे लिए 2 कॉन्सेप्ट जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और दूसरा ये क्लास 11th में मिलेगा पढ़ने को, केमिकल इक्विलिब्रियम में। और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया कि ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस को लेकर के ये 2 बातें महज बताई। इन्होंने जो बात बताई वही हम फॉलो करते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं, इन्होंने कहा आर्हेनियस ने कि एसिड क्या होता है, हम कहते हैं द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू लूज H+ आयन इन इट्स एक्वस मीडियम, यानी कि इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को लूज कर सकते हैं इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ को लूज कर सकते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। फिर बात आई कि बेस क्या होगा, तो बेस में कहा गया विच हैव टेंडेंसी टू लूज OH- इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- को लूज कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि जो ऐसा ना करे वो, कहें एग्जाम्पल बताइए, कहते हैं जैसे एसिड में फिर ब्रोंस्टेड आए, तो ब्रोंस्टेड ने एक कहानी बताई, जैसे एग्जाम्पल NaHCO3, OH तो लूज नहीं करता, फिर भी वो बेस है, तो क्यों है? तो ब्रोंस्टेड लॉरी का एक कॉन्सेप्ट आया, इन्होंने कहा एसिड वो है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को लूज कर सकता है, लूज H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। बेटा जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को लूज कर सकता है वह एसिड है, ऐसा ब्रोंस्टेड लॉरी का कहना था। और दूसरे रिस्पेक्ट में उन्होंने कहा कि विच हैव टेंडेंसी टू गेन H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, कहा कि अगर कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को गेन करता है, यानी कि जिसके अंदर लूज करने की क्षमता है, वो तो H+ कोई लूज किया तो एसिड हो गया, कोई अगर H+ गेन कर रहा है तो वो बेस होता है। कहें अच्छा ऐसा भी है? हाँ, कहें एक एग्जाम्पल देखिए,
NH3 को एक दिन हमने HCl से ट्रीट करा दिया, हमने कहा बनेगा क्या, कहें कि इसमें बनना क्या है, NH3 एक हाइड्रोजन गेन करके NH4+ बना लेगा और क्लोरीन Cl- हो जाएगा। कहें ये HCl अपना इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर रहा है इसलिए ये एसिड है, और ये H+ को गेन कर रहा है तो ये NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। कहा गया अच्छा ऐसा है क्या, कहे हाँ। अब देखो NH3 एक बेस है, अब बेटा आप ही बताओ इसमें OH- रिमूव होगा क्या NH3 में, नहीं ना। NH3 बेस है, इसका पता कैसे चला, क्योंकि इसके अंदर H+ गेन करने की क्षमता है, इसलिए NH3 को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। यानी कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन आयन गेन करने की क्षमता है इसलिए यह बेस है, और यह लूज कर रहा है इसलिए यह एसिड है। तो एसिड बेस का यह एक जोरदार कॉन्सेप्ट आपके सामने बताया गया। यानी कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस का कॉन्सेप्ट यही था कि कोई अगर H+ लूज करेगा तो वह ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएगा, और कोई अगर H+ गेन करेगा तो वह ब्रोंस्टेड बेस कहलाएगा। यह बात हम आपको समझा रहे थे। उम्मीदन ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। अगर हम आर्गेनियस एसिड बेस की बात करें तो HCl है, अपने एक्वस में जाएगा तो H+ लूज कर देगा। NaOH है, अपने एक्वस में जाएगा तो OH को लूज कर देगा। तो यहां तो समझ में आ गया कि ये एसिड है और ये बेस है। यहां कैसे समझ में आएगा, हमने कहा कि जो अपने रिएक्शन के दौरान H+ को लूज किया वो एसिड हो गया, जिसने उसका H+ गेन कर लिया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, और दोनों को रिएक्शन कराएंगे, इधर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जो यहाँ एसिड है वो उधर जाकर के कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जो यहाँ बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। इसको आपको नहीं समझना, इधर से कोई लेना देना नहीं, आपको ये समझना है कि H+ लूज करने वाला एसिड, H+ गेन करने वाला बेस। ऐसा किसने बताया, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ने बताया। इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, जैसे ऐसे ओरली आप सुन लीजिए आपके जहन में, हम कहते हैं कि लुईस नाम के एक वैज्ञानिक है, लुईस ने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये बेटा नहीं समझ में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए जानते रहिएगा। अगर कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करता है, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करता है तो वह बेस कहलाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो वह एसिड कहलाएगा। यानी कि आप कह सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लूजर, यानी जो लूज कर सके या डोनर कहलाता है वह बेस कहलाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वह लुईस बेस कहलाता है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वह लुईस एसिड कहलाता है। एक एग्जांपल भी बता दूं आपको, हमने जैसे ये कहा कि ये NH3 है, अब NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है फ्री, और ये BF3 है, बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बॉन्डेड के बाद, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और इसके पास 8 थे ही, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे इसमें भी काउंट होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, लुईस बेस। और आप देखिए NH3 बेस है ही, और ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। यानी एक कॉन्सेप्ट इसमें और दिया गया था जिसे हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो आपको वहां तक नहीं जाना है, बस जनरली बता दिया, आप जानते रहिए। और इधर सोडियम बाइकार्बोनेट जो NaSCO3 की बात है वो भी इसी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके अंदर H+ गेन करने की क्षमता थी इसलिए उसे बेस कहते हैं। NH3 भी एक बेस है क्योंकि ये भी हाइड्रोजन आयन को गेन कर सकता है, तो आप ये कह सकते हैं जो हाइड्रोजन आयन को लूज करेगा वह एसिड कहलाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा वह बेस कहलाएगा। ये जो बात हम बता रहे थे ये हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। उम्मीदन आपको ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी बातचीत की वह पूरी की पूरी बात बेस पर हमने की है। फिर से सुने, यानी कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि बेस क्या होता है, बेस के फिजिकल टेस्ट और उसके कलर और उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी के दौरान हमने कुछ थोड़ी सी बातें समझी। फिर हमने बेस को डिफाइन किया, जहां पर हमने कहा कि बेस की जनरल डिफिनीशन जो OH- को लूज कर सकता है वह बेस है, और बेस की जनरल डिफिनीशन के साथ हम आगे की तरफ प्रोसीड किए, जहां पर हमने आपको
धीरे धीरे आगे बताया और उसके बाद क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। क्लासिफिकेशन समझाने के बाद फिर हम डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस के बारे में बातचीत करके स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस समझाते हुए और आगे की तरफ बढ़े। और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई सभी बात आपको क्लियर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने यूजेज ऑफ बेस बताया कि बेस का हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या यूज है, और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री ऑफ बेस के बारे में भी बताया कि क्या H+ और OH- के रिमूवल के बेसिस पर ही हम किसी एसिड और बेस का जिक्र कर सकते हैं। तो पता चला नहीं, हम H+ के लूज और गेन ऑफ H+ के बेसिस पर भी इसका जिक्र कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से आर्हीनियस एसिड और ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, और ये पूरा का पूरा पोर्शन हिस्ट्री ऑफ बेस हमने कंप्लीट कराया, हिस्ट्री ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।